हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जो कि आपका छाया, प्रकाश एवं परावर्तन है। इसी तरीके से अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे तो चैप्टर नंबर 8 आपको मिलेगा। चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज क्लियर है। असल में साथियों, जब भी हम आसपास कुछ भी देखते हैं, यानी कि मैं अपने घर में रहूं और घर में आसपास चीजों को देखूं, आप घर के बाहर रहें या घर के अंदर रहें, हम जितनी भी चीजों को अपने वातावरण में, अपने सराउंडिंग में देखते हैं, उसको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब सवाल खड़ा होता है कि प्रकाश है क्या। चलिए, इस बात को मैं कक्षा 6 से थोड़ा सा ऊपर स्तर पर ले जाकर आपको समझाऊंगी कि असल में प्रकाश क्या है, किस तरह से इसकी छाया बढ़ती है और इसका परावर्तन क्या है। जैसे कि अगर हम थोड़े से बात को आगे बढ़ाएं, तो आप कभी पार्क में जाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जब दिन में हम पार्क में जाते हैं, हमको सारी चीजें बहुत क्लियर दिखाई देती हैं। पर वहीं पर अगर लाइट ना हो, यानी कि अंधेरे में हम रात के समय जब बिजली नहीं आ रही है, उस समय पर बाहर चले जाएं या फिर पार्क में चले जाएं तो हमको नहीं दिखाई देता। कभी कभी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमको काट लेते हैं और हमको पता नहीं चलता। उसका कारण है कि प्रकाश की सही उपस्थिति ना होना, यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति होना। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमको कोई भी चीज देखनी है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, और हमेशा कहा जाता है कि जब पढ़ाई करो तो एक अच्छी लाइट में करो, यानी कि अपने आसपास एक सही टेबल लैंप होना चाहिए, सही लाइट होनी चाहिए, ना ज्यादा और ना कम, जिससे कि हमारी आईसाइट खराब ना हो, हम अपने सही आंखों के साथ चीजों को देख पाए। साथियों, ये क्यों कहा जाता है? असल में हमारे किताबों पर लिखे हुए छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए एक उचित प्रकाश की आवश्यकता होती है, और उसी उचित प्रकाश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कई सारे आविष्कार किए गए। जैसे कि नेचुरल की अगर बात करें तो हमारे पास सूरज दिन में होता है लेकिन रात में नहीं होता। अब वहीं पर रात में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको लाइट की जरूरत होगी, और उसी के लिए टेबल लैंप, इलेक्ट्रिसिटी लैंप, कई चीजें आपके सामने आई जिसका हमने इस्तेमाल करके प्रकाश की व्यवस्था को पूरा किया। साथियों, ये तो बात हो गई कि हमें प्रकाश आवश्यक क्यों है। इसका निष्कर्ष निकलता है कि हमारे वातावरण में, हमारे आवास में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, उनको देखने के लिए एक सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि है प्रकाश। अब सवाल खड़ा होता है कि असल में प्रकाश है क्या। साथियों, कोई भी जो वस्तु है वो स्वयं से एक प्रकाश को उत्सर्जित करती है, कुछ कणों को उत्सर्जित करती है, और उसी से हम किसी वस्तु को दीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि कोई एक आपके पास लैंप है, उससे उजाला निकलता है ना, और ये जो उजाला है यही तो प्रकाश है, जिसकी वजह से हम उस वस्तु को दीप्त वस्तु कह पाते हैं। अब कुछ ऐसे जिज्ञासु बच्चे होंगे, उनका सबसे पहला सवाल यही होगा कि असल में प्रकाश है क्या जो किसी वस्तु के द्वारा उत्सर्जित किया जा रहा है या फिर परावर्तित किया जा रहा है। तो आपको धैर्य रखना होगा, इसके बारे में मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। पहले हम एक बारी पहले पॉइंट को, जो हमारे एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि ग्लोइंग ऑब्जेक्ट क्या है। तो लिखा है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि जैसे कि सूरज है ना, सूरज हमारे पास एक रोशनी का प्राकृतिक स्रोत है, जो हमको हमेशा सूरज रोशनी देता रहता है। उसी तरीके से तारे भी चमकते हैं, बशर्ते तारे के खुद के रोशनी का कारण कुछ और है, पर इस बात को तो आप नहीं नकारेंगे कि प्रकाश तो तारे के पास भी है, यानी कि तारे भी दीप्त हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जुगनू भी चमकते हैं। असल में साथियों, जुगनू के पास फास्फोरस की क्वांटिटी पाई जाती है, जो, और हमने आपको केमिस्ट्री में ये चीज बताया है कि जो फास्फोरस होता है ये बहुत ज्वलनशील होता है। जैसे ही इन्वायरमेंट में कनेक्ट आता है इसका, जैसे ही ये वातावरण के संपर्क में आती है, तुरंत ये जल जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जुगनू के पास ये फास्फोरस की क्वांटिटी होती है, जो इन्वायरमेंट में जब जुगनू उड़ रहा होता है उस समय पर इन्वायरमेंट की हवा से संपर्क में आकर चमकती हुई हमको दिखाई देती है। बिल्कुल उसी तरीके से विद्युत के बल्ब की बात कर लेते हैं। चाहे हमारा बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से जले
ऊर्जा से जले, पर ये हमें प्रकाश देने का काम कर रहा है। यानी कि हमारे आसपास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो दीप्त होती हैं, जो चमकती हैं और हमारी प्रकाश की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। अब सबसे पहला यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि असल में प्रकाश है क्या। साथियों, ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकाश है क्या, ये वैसे तो कक्षा 6 का टॉपिक नहीं है, बट आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रकाश एक आपकी किरण है, यानी कि एक आपकी पुंज है ना। प्रकाश क्या है? एक आपका पुंज है। अब ये किससे बना होता है? तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि प्रकाश हमारा फोटॉन से मिलकर बना होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश हमारा फोटॉन से बना होता है। अब आप कहोगे कि मैम ये फोटॉन क्या होता है, मैं इसको भी आपको बताऊंगी, बट ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश है वो हमारे फोटॉन से मिलकर बना होता है, यानी कि एक पैकेट के रूप में चलता है। क्या बोला मैंने आपसे कि जो हमारा प्रकाश है वो एक पैकेट के रूप में चलता है, यानी कि जो आपको एक किरण पुंज दिखाई दे रही है वो असल में एक किरण पुंज पैकेट के रूप में एक बंडल से बनी हुई किरण पुंज है जो लगातार प्रवाहित हो रही है ना। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि पैकेट के रूप में चलता है और हर पैकेट का जो मान है, और जो हर पैकेट है ना, हर पैकेट की एक ऊर्जा होती है। अब ये ऊर्जा क्या होती है इसको समझो जरा। साथियों, जो हमारा प्रकाश है वो मैंने कहा कि फोटॉन की तरह चलता है। इसका मतलब जैसे मान लो ये है हमारे पास सूरज, है ना। ये क्या है? ये हमारे पास है सूरज और ये हमें प्रकाश दे रहा है। तो जब ये प्रकाश चल के आप तक आएगा या फिर किसी पेड़ तक पहुंचेगा या फिर किसी इंसान तक पहुंचेगा, तो उस समय पर ये प्रकाश एक वेव की तरह नहीं है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे बंडल्स पाए जा रहे हैं, है ना। और यही बंडल्स हमारे लगातार प्रकाश के रूप में आते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम एक वेव नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव नेचर के नाम से जानते हैं, यानी कि देखने में हमको तरंग की तरह दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, जो एक फोटॉन होता है ना, उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है जिसे हम लोग एच न्यू के नाम से जानते हैं। और ये जो एच न्यू है ये इसकी ऊर्जा है। तो एक फोटॉन की ऊर्जा अगर आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कि एच न्यू है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मान लो आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, है ना। क्या बोला मैंने आपसे कि आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो एक बिस्किट के पैकेट में कितने बिस्किट हैं? जस्ट इमेजिन, मान लो कि इस एक बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट हैं। कितने हैं? 10 बिस्किट आपको दिए जा रहे हैं। अब एक बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट हैं जिनकी एनर्जी, जिनकी ऊर्जा टोटल आपके पैकेट पर कितनी लिखी हुई है? मान लो 50 कैलोरी लिखी हुई है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस 10 बिस्किट को खा रहे हैं तो हम 50 कैलोरी ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से साथियों, हमारा जो फोटॉन है उसके एक पैकेट की ऊर्जा, एक फोटॉन जो है, एक जो बंडल है, उसकी ऊर्जा एच न्यू है। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि एक पैकेट ये, एक पैकेट ये, एक पैकेट ये, जितने भी पैकेट हमारे पूरी वेव में है, सभी फोटॉन के पास एच न्यू ऊर्जा है। सबकी ऊर्जा का मान कितना है? एच न्यू है, ठीक है। फिर चाहे आप ऊपर वाला उठा लीजिए, फिर चाहे आप नीचे वाला उठा लीजिए। और यही ऊर्जा जब हमारी चलती हुई दिखाई देती है तो एक तरंग के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकाश एक पुंज है ना। प्रकाश एक वेव है जो कि तरंग के रूप में चलती है। क्लियर? समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश है क्या। असल में प्रकाश हमारे ऊर्जा के कुछ पैकेट्स का एक बंडल है जो लगातार किसी प्रकाश, किसी वस्तु के द्वारा या फिर किसी ऐसी सब ऑब्जेक्ट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि उसका उत्सर्जन करती है। जैसे कि सूरज से किरणें निकल रही हैं, विकिरण निकल रही है, और ये विकिरण क्या है? प्रकाश की ही किरण है ना। और ये किरण किससे मिलकर बनी है? फोटॉन से मिलकर बनी है। बिल्कुल वैसे ही फोटॉन से मिलकर बनी है जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो हमारा पार्टिकल है ना,
वो पार्टिकल एक वेव नेचर रखता है, यानी कि हमारी जो वेव होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, एक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और वही उसका जो एनर्जी का ट्रांसफर है उसकी वजह से ये हमको एक वेव की तरह दिखाई देती है। जस्ट लाइक गाइज हमारा प्रकाश है जो कि एक किरण पुंज की तरह दिखाई देता है, और ये फोटोन बंडल के रूप में ट्रैवल करता है या फिर चलता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि असल में प्रकाश है क्या। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो, हमसे बोला जा रहा है दूसरे पॉइंट में कि हमारे आसपास ना बहुत सारी वस्तुएं हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो पारदर्शी हैं, कुछ ऐसी है जो अपारदर्शी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो पारभासी हैं। क्या लिखा है कि जब हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख पाते हैं, साथियों जिन वस्तुओं के आस पार हम नहीं देख पाते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि आपके आसपास पाए जाने वाली लकड़ी का सामान, है ना। लकड़ी के सामान के आर पार क्या आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका अपारदर्शी है। बिल्कुल उसी तरीके से कोई कपड़ा, है ना, कोई मोटा कपड़ा, क्या उसके आप आर पार देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। यानी कि ये सब क्या है साथियों, ये सभी आपकी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख पाते हैं तो उस वस्तु में प्रकाश को अपने अंदर होकर जाने देती है, इसीलिए हम उसको देख पाते हैं। और ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तु के नाम से जाना जाता है, या फिर इन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। अब सवाल आता है कि वो पारदर्शी वस्तुएं कौन सी हैं जिनके आर पार हम देख पाते हैं। साथियों आपने देखा होगा कि हमारी जाली होती है ना, जाली होती है ना, दूध वाली जाली। तो जाली जो होती है उसके आर पार हम देख पाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो कांच के बर्तन होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं, या फिर जो हमारा कांच होता है, ट्रांसपेरेंट कांच होता है, वो उससे हम आर पार देख पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से साथियों आपने देखा होगा कांच के बर्तन छोड़िए, आप लिखिए कांच का दरवाजा, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांच का गेट, कांच का दरवाजा, तो उसके हम आर पार देख पाते हैं। आपने आजकल देखा होगा, आजकल के घरों में बहुत ज्यादा दुकानों पे आप चले जाइए तो इस तरीके के कांच के दरवाजे आपको देखने को मिल जाएंगे जो स्लाइडिंग करते हैं। तो ये सब पारदर्शी हो गए। क्यों क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि साथियों इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रकाश है ना वो वस्तु को आर पार जाने दे रहा है, यानी कि वस्तु में से प्रकाश आर पार निकल रहा है। मान लो ये आपका दरवाजा है, तो ये प्रकाश यहाँ पर रुकेगा नहीं, सीधे निकल जाएगा। इसी वजह से हम आसानी से किसी वस्तु को देख पाते हैं, और इस ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपने देखा होगा कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनको हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। और गाइस जिन वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं उन्हें पारभासी वस्तु के नाम से जाना जाता है। ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी कहते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखती हूँ। तेल लगा हुआ कागज, क्या बोला मैंने? तेल लगा हुआ या फिर वसा युक्त कागज, है ना। ये क्या है? ये आपका पारभासी है ना। कुछ कांच के बर्तन, है ना, कुछ बिस्फेनॉल बी के बर्तन, ये सब क्या है? ये आपके पारभासी हैं, यानी कि आप इनसे एकदम पूरी तरीके से क्लियर बाहर नहीं देख पाते, कुछ धुंधला धुंधला आपको दिखाई देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि घरों में ना कुछ खिड़कियों पर एक फाइबर लगा होता है, और जो ये फाइबर है ना उससे हम धुंधला बाहर देख पाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से क्लियर नहीं देख पाते। तो ये क्या है? ये सभी आपके पारभासी के उदाहरण हो गए। चलेंगे
साथियों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, उससे पहले अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए सभी स्टूडेंट को नए फीचर्स दे रहा है, जिसमें आप लोगों को ऑफलाइन की रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, क्विक रिवीजन मॉड्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है, आंसर इवोल्यूशन एंड इंटरव्यू गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो मेरे जितने भी साथी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइज, आप लोग मेरा रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है श्रेया 10। और जब आप श्रेया 10 लगाओगे तो अनअकैडमी के हर कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी के साथ साथियों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? देखो, जिस वस्तु के आर पार हम देख पाते हैं ऐसी वस्तुओं को हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे कि शीशा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया। यस गाइस, पानी सबसे अच्छा एग्जांपल। ये सभी क्या है? ये हमारे ट्रांसपेरेंट वस्तुएं हैं, यानी कि इनके आर पार आप सीधे तौर पर देख पाते हो। बिल्कुल उसी तरीके से साथियों अगर हम बात करें एक ऐसी वस्तु की, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम ओपेक वस्तुओं के बारे में बात करें, यानी कि अपारदर्शी वस्तुएं के बारे में बात करें, तो ये वो वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख पाते। जैसे कि आपकी दीवार हो गई है ना, हमारे घरों की दीवार हो गई, लकड़ी हो गई, पुस्तक हो गई। क्या आप इसके चारों तरफ, इसके बाहर देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। इसका मतलब ये कैसी वस्तु है? ये एक अपारदर्शी वस्तु है ना। तो जैसे हमने ओपेक की बात करी, अपारदर्शी वस्तु की बात करी, तो लकड़ी हो गई, दीवार हो गया, पुस्तक हो गया, ये सभी चीजें अपारदर्शी ही तो है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम ट्रांसलेंट की बात करें, जो कि मैं आपको पीछे पिक्चर में दिखा चुकी हूँ, कि जिन वस्तुओं के आर पार तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को हम लोग पारभासी वस्तुओं के नाम से जानते हैं। जैसे कि गाइस धुआं हो गया, कोहरा हो गया, तेल से लगा हुआ कागज हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे ट्रांसलेंट हैं, यानी कि जिनके आप देख तो पाओगे बट क्लियर नहीं देख पाओगे, धुंधला देख पाओगे। तो इसी अस्पष्ट रूप से देखने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको हम लोग पारभासी के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम जब कहीं पर धूप में खड़े होते हैं तो कई बार हमारी छाया पड़ जाती है ना, उस वस्तु की छाया बन जाती है। क्यों बन जाती है छाया? कभी आपने इसके बारे में सोचा? असल में साथियों, जैसे मान लो एक बुक है ना, मान लो कि आपके पास एक बुक है, ये एक मैं बुक बना देती हूँ आपके लिए। तो गाइज ये है एक बुक। इस बुक के ऊपर मैंने क्या किया, एक टॉर्च की मदद से लाइट को फेंका, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर इसका एक छाया बन जाएगा। क्या बनेगा? एक छाया बन जाएगा। क्यों बना? क्योंकि साथियों ये जो वस्तु थी ना, ये आपकी एक ठोस वस्तु थी और अपारदर्शी थी। कैसी थी? अपारदर्शी थी, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां से प्रकाश आर पार जाए। इसी वजह से जितनी जगह से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता उसकी छाया बनकर हमारे सामने आ जाती है। चलिए अब देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या लिख रही है। हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो वस्तु की छाया बनती है। यानी कि साथियों अगर कोई भी अपारदर्शी वस्तु है वो अगर इस वस्तु को रोक ले तो क्या बनेगी? वस्तु की छाया बनेगी। तो वही सेम चीज तो यहाँ पर है कि प्रकाश हमारा नीचे गिरा, ये था ठोस और अपारदर्शी, तो आपका छनकर प्रकाश नीचे नहीं निकल पाया और इसीलिए यहाँ पर वस्तु की छाया बन गई। अब देखो जो छाया होती है या फिर छायाएं होती हैं, ये वास्तव में होती क्या है गाइज? ये देखिए आप, कोई आपका चिड़िया है जो कि ऊपर से उड़ रही है। अब जब चिड़िया ऊपर से उड़ेगी तो वो ठोस है, अपारदर्शी है, तो इसकी एक छाया बन जाएगी, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई मैट है ना, तो मैट हमारा कैसा है? अपारदर्शी है, यानी कि उससे आपकी लाइट निकल नहीं पाएगी। जब लाइट आर पार नहीं जा पाएगी इसका मतलब क्या होगा? उसकी छाया बन जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से साथियों यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखाया गया है। कुछ लड़कियां अंधेरे में पार्क में खड़ी हैं और वो एक बच्चे की तरफ टॉर्च से रोशनी डालती हैं। पीछे एक लड़की है जो कि पर्दा लेकर खड़ी हुई है। इस पर्दे पर इस बच्चे का प्रतिबिंब बन जाता है, इस बच्चे की छाया बन जाती है। साथियों ये जो काले रंग की परछाई है इसे ही हम छाया के नाम से जानते हैं और ये किस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो बच्चा है ये अपारदर्शी है, इसके शरीर में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां से
प्रकाश आर पार गुजर पाए। इसी वजह से इस छाया का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिल्कुल उसी तरीके से आपने देखा होगा, हम अपने घर में एक अंधेरे कमरे में रोशनी करके अलग अलग कलाकृतियां बनाते हैं। कभी कभी हम कुत्ते का फेस बनाते हैं, कभी कभी हम घोड़े का फेस बनाते हैं, यहाँ पर हम पक्षी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी चाहो तो घर में पर्दा लगा के, लाइट बंद करके, रोशनी कोई किनारे पर जला के इस तरीके की आकृतियां बनाकर देख सकते हो। ये किस चीज का प्रमाण है? ये इस बात का प्रमाण है कि जो हमारा हाथ दिख रहा है ये आपके ठोस है, ये अपारदर्शी है, इससे प्रकाश आर पार नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी ये लाइट बन गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है साथियों कि शैडो वाली जो ऑब्जेक्ट हैं वो किस किस के हो सकते हैं? तो वो किसी के भी हो सकते हैं जो वस्तु आपकी अपारदर्शी है, जिससे प्रकाश आर पार ना जा पाए। जैसे कि घरों में दीवारें है ना, जो आपके घर की दीवारें होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो ठोस होती हैं और बहुत मोटी बनी होती हैं, यानी कि उसमें आसानी से आपका लाइट नहीं निकल पाता। गाइस, ये किस बात को प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो हमारी कमरे की दीवार है उससे लाइट नहीं गुजर पाएगी, मतलब कि ये अपारदर्शी है। तो कमरे की दीवार हो गई, बिल्कुल उसी तरीके से इमारतें हो गई, बिल्कुल उसी तरीके से जो छाया की जगह होती है वो हो गया। तो ये सब क्या है साथियों? ये सभी आपके शैडो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसका कारण क्या है? सिर्फ एक ही इसका कारण है कि इनमें जो हमारा लाइट है वो आर पार नहीं जा पा रहा। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आंखों को अत्यंत हानिकारक हो जाता है। मैंने जब क्लास की शुरुआत की थी तो सबसे पहले यही चीज आपको बोली थी कि हमें किसी भी चीज को देखने के लिए एक निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक होती है, फिर चाहे वो किसी आदत की हो या फिर प्रकाश की हो। साथियों, प्रकाश अगर ज्यादा हमारी आंखों पर आएगा तो हमारी आंखें सिकुड़ जाएंगी। क्यों सिकुड़ जाएंगी? क्योंकि हमारी आंखों में कुछ पेशियां पाई जाती हैं जो शैक्षिक रूप से काम करती हैं, है ना, और उन्हीं पेशियों की वजह से हमारी आंखें बंद हो जाएंगी और आप चीजों को देख नहीं पाओगे। इसीलिए एक निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है, और इसीलिए सूरज के पास बहुत सारी अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, IR रेज होती हैं जो कि हानिकारक होती हैं। अगर ये सीधे हमारी आंखों पर पड़ेंगी तो हमें मोतियाबिंद हो सकता है। इसीलिए कभी भी सीधे आंखों से सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। साथियों, लाइट के बारे में बात कर रहे थे हम कि हम प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु हो, जो भी हमारे आसपास वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, चाहे पार्क में जाने पर आसपास के लोग, पेड़, घर, ये सभी वस्तुएं देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ये प्रकाश है क्या? इसको सबसे पहले ही मैंने आपको समझा दिया था कि प्रकाश फोटोन के रूप में, बंडल के रूप में चलने वाली एक किरण पुंज है ना। चलो अब बात कर लेते हैं दर्पण के बारे में। यही फोटोन युक्त प्रकाश का पुंज जब एक दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? साथियों, हमने देखा होगा कि जब हम घर में कहीं जाने के लिए बाहर रेडी होते हैं तो कोम करने के लिए, अपने चेहरे को ठीक करने के लिए एक दर्पण का प्रयोग करते हैं। हम आसानी से उसमें चेहरे को देख पाते हैं। ये क्या है? कैसे हमारा सामने से चेहरा उस मिरर पर, उस दर्पण पर दिख रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? साथियों, दर्पण में जो आपका चेहरा दिख रहा है ये हमारे चेहरे का ही एक परावर्तन है, यानी कि जो लाइट हमारे चेहरे पर पड़ रही है वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट मिरर की तरफ पड़ती है, जिससे कि उसका प्रतिबिंब सामने बन जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपसे कर लूं। गाइस देखो, जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान से सुनना, जब कोई प्रकाश की किरण या फिर जब प्रकाश किसी सतह से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अभी मैं आपको इस बात को समझाऊंगी।
लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोला मैंने कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में चलती है और किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे कहते हैं समझो जरा। देखो, हमारे पास एक सरफेस है ना, ये क्या है सरफेस, मिरर है ना। तो ये आपके पास क्या है साथियों, ये एक है दर्पण या फिर इसको आप कह लो मिरर है ना। मिरर पर एक इंसिडेंट लाइट गिरी है ना, एक आपतित किरण, इसको हिंदी में कहते हैं आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण है ना। तो एक आपतित किरण है जिसे इंसिडेंट लाइट इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए हम आई से इसको प्रदर्शित कर देते हैं। एक इंसिडेंट लाइट है, ये आपकी गिरी। अब जैसे ही इंसिडेंट लाइट गिरी तो क्या होगा, ये अपने, मैंने बोला ना, उसी माध्यम में लौट जाती है टकरा कर, ये टकराई मिरर से और ये उसी माध्यम में वापस लौट गई ना। ध्यान से देख रहे हो। अब देखो, एक पर्टिकुलर, मान लो कि हमने इस प्रकाश किरण को आई कोण पर गिराया है ना, मान लो कोई कोण है आई जिस पर ये गिरी। साथियों, बिल्कुल इसी कोण पर ये आपकी परावर्तित हो जाएगी और इस परावर्तित किरण को यानी कि रिफ्लेक्टेड रे को, जिसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण, चलो इसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर देती हूं। तो ये हमारी किरण आर हुई, यानी कि इसका जो बनने वाला एंगल था वो क्या था, वो आर था। तो ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये जब आपतित किरण है वो उसका कोण परावर्तित किरण के बराबर होगा। क्लियर, समझ में आया। तो ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब एक चीज और सुनो, अगर इसमें हम एक डॉटेड लाइन खींच दें तो ये एक नॉर्मल हो सकता है ना, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो इससे एक और पॉइंट निकल कर आया कि जो हमारी आपतित किरण होती है यानी कि आई, जो हमारी परावर्तित किरण होती है यानी कि आर, और जो हमारा नॉर्मल होता है यानी कि एन, ये तीनों एक ही आपके सरफेस पर होंगे यानी कि एक ही तल पर होंगे। ठीक है, क्या समझ में आया कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो हमारा परावर्तन है और जो हमारा नॉर्मल है, ये क्या है, एक ही तो सरफेस में है, एक ही तो तल पर है। तो क्या बना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। तो ये हमारा पहला नियम बन गया। दूसरा नियम मैंने आपको क्या बताया था कि आपतित कोण और परावर्तित कोण ये आपस में बराबर होंगे और इन्हीं दो नियमों पर हमारा प्रकाश के द्वारा दर्पण पर हमारा चेहरा बनता है। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे गाइस। उससे पहले अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आया है। मेरे जितने भी साथी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइस, अनअकैडमी कुछ नए फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि ऑफलाइन की रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विक रिवीजन मॉड्यूल, आंसर इवैल्यूएशन एंड इंटरव्यू गाइडेंस। इन सभी न्यू फीचर्स को एग्जिस्टिंग फीचर्स के साथ एंजॉय करने के लिए गाइस आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के मेंबर बन जाइए। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा रेफरल कोड है श्रेया 10, आप इसे लगाना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बच्चे, मैंने आपको प्रकाश के बारे में बता दिया, प्रकाश का परावर्तन बता दिया। अब ये प्रकाश का परावर्तन हमारे किसी मिरर पर, किसी दर्पण पर किस प्रकार से होता है उसको भी समझना होगा। बट इसको समझने के लिए पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे दर्पण भी अलग अलग तरीके के होते हैं, यानी कि हमारे पास दो प्रकार के दर्पण होते हैं। चलो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी में लिखा है कि वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण कहलाता है और दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यानी कि साथियों, हम अपने आसपास दो तरीके के दर्पण को देखते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, मैं आपको लिख देती हूं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण।
क्लियर? ये दो दर्पण हैं जिनका हम दैनिक जीवन में लगातार प्रयोग करते हैं। साथियों, ये जो उत्तल दर्पण और ये जो अवतल दर्पण की मैंने आपसे बात की है, कैसे समझोगे इसको? देखो, एक है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है। क्या बोला मैंने? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है, यानी कि इसके बाहर वाले एरिया पर पॉलिश कर दी गई। क्या बोला मैंने? कि बाहर वाले एरिया पर पॉलिश किया हुआ है। अब जब बाहर वाले एरिया पर पॉलिश किया हुआ है, इसका मतलब इसका आकार कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा, यानी कि ये वाला तो हमारा हो गया अवतल दर्पण। और दूसरा देखो, इसमें क्या हुआ है? पॉलिश किया गया है अंदर वाला भाग। प्यारे बच्चे, जब अंदर वाले भाग पर पॉलिश होती है, ऊपर जो उभरा वाला भाग है वो आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। अब देखो, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ी होंगी। ये पहला पॉइंट जो आपको P के नाम से दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, ये जो P है ना गाइस, इसे हम पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से F दिख रहा है, ये पोल कहां पर है? उत्तल दर्पण के पास भी है और अवतल दर्पण के पास भी है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपको F भी दिख रहा है गाइस, ये F हमारा फोकस होता है और दोनों में आपके फोकस F के नाम से प्रदर्शित किया गया है। बिल्कुल उसी तरीके से C आप देख रहे हो, है ना? तो ये जो C है ना, ये आपका वक्रता केंद्र है। अब ये सब क्या होता है मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगी। देखो, वक्रता केंद्र पता है किसे कहते हैं? जिस पर्टिकुलर गोले से हमने इस मिरर को कट किया है, उसी के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि ये जो आपका मिरर है, अगर मैं इसको डॉटेड करके बनाने की कोशिश करूं, तो मान लो ये मिरर बना है ना, तो इसका केंद्र कौन सा होगा? ये C है ना, और ये C वही प्रदर्शित कर रहा है कि जिस पर्टिकुलर गोले से स्फेरिकल मिरर से इसको कट किया गया है, उसका केंद्र आपका C है, यानी कि सेंटर को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल उसी तरीके से साथियों, इसमें जो आपकी वक्रता केंद्र है वो यहाँ पर है। ठीक, अब देखो, C से लेकर जो P तक की दूरी है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। C से लेकर जो P तक की दूरी है, ये हमारी हो गई वक्रता त्रिज्या। क्या बोला इसको मैंने? इसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर केंद्र से रेडियस तक की डिफरेंस है, दूरी है, वो हमारी रेडियस होती है ना, परिधि तक की दूरी, तो इसे हम किससे? R से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी हम CR से प्रदर्शित कर देंगे, और ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारा फोकस बिंदु, तो P तक की दूरी फोकस दूरी। ठीक है, और P क्या है? हमारा पोल यानी कि ध्रुव। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट लिखा जा रहा है कि जिस दर्पण की परावर्तन की सतह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे घर में प्रयोग किया जाने वाला जो दर्पण होता है वो एक समतल दर्पण होता है, और उससे आसानी से हम अपने फेस को देख पाते हैं, क्योंकि हमारे जो सरफेस है वो हम हैं, जो सरफेस है वो मिरर है, जिससे एक किरण आई और परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो वही चीज बोला गया है कि इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के काम आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? हमारे चेहरे से आ रहा है, हम वो ऑब्जेक्ट बन गए हैं। नेक्स्ट है साथियों, अब स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर मैंने अभी आपको बताया था, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? जो आपका उभरा हुआ होता है, मतलब इस तरीके का जो होगा वो आपका उत्तल दर्पण होगा। एक होता है अवतल दर्पण। गाइस, अवतल दर्पण कौन सा होता है? जो आपका अंदर की तरफ पिचका होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो देखो क्या लिखा है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक खोखला गोला है जिससे कट करके हमारे लेंसेज बनाए जाते हैं,
है ना, जिसकी खुद का एक केंद्र होता है, जिसकी खुद की एक त्रिज्या होती है, और वही आपका केंद्र उस लेंस के लिए, वही आपका केंद्र उस लेंस के लिए क्या बन जाता है, वक्रता केंद्र बन जाता है ना। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है जिसके एक सतह पर पॉलिश की जाती है, यानी कि जो हमारे गोलीय दर्पण हैं उसमें दोनों में से या तो अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे या फिर बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे। अगर बाहर की तरफ पॉलिश किया तो अवतल दर्पण बन गया, और अंदर की तरफ पॉलिश किया तो उत्तल दर्पण बन गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। साथियों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे उससे पहले अनअकैडमी यूपीएससी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को और बेटर वर्जन में आपके सामने पेश कर रहा है। उसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, यानी कि जो ऑफलाइन की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन मॉड्यूल, आंसर इवैल्यूएशन, इंटरव्यू गाइडेंस और कुछ एग्जिस्टिंग फीचर्स जैसे कि डेली आंसर राइटिंग, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, 20 जीएस पीडीएफ की बुक्स, आस्क अ डाउट, डेली कंटेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं। तो इन फीचर्स को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, इनका फायदा उठाना चाहते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में इनरोल कर लो, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड है श्रेया10, आप इसे लगाना मत भूलना। अब देखो साथियों, मैंने जितनी बातें बताई सेम यहाँ पर आपको एक जूम पिक्चर आपके सामने रख दिया है, इसको देखो और समझो। देखो ये हमारा एक मिरर है, अंदर के सेक्शन में आप लाइट देख रहे हो ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई, यहाँ से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वाली सरफेस पे हमने पॉलिश कर दी, और जब बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश होती है तो कौन सा मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण, जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। इसके नाम से कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से जब हम बाहर वाले को सरफेस को रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाते हैं, अंदर वाले सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं, तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, देखो जो बातें मैं आपको बता चुकी हूँ सेम वही चीज है। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम पोल के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। फोकस दूरी जो होती है वो आपकी F से P तक की दूरी होती है, जिसे हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये आपकी कौन सी दूरी है, ये आपकी फोकस दूरी हो गई। बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ अपर्चर के नाम से जानते हैं, और इसकी P तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर, बिल्कुल उसी तरीके से सेम हमारे उत्तल दर्पण में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ साथियों। अब देखो जितनी बातें मैंने आपको समझा दी सेम वही बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं कि हमारे जो दर्पण होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण, यानी कि हम इन दो दर्पण के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, किसी समतल की सतह से टकराकर प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौट जाने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और ये बात मैं आपको समझा चुकी। इसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है कि एक सरफेस है जिस पे ये इंसान टॉर्च से लाइट मार रहा है, तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल पर ये लाइट गई है ना, जिसे हम लोगों ने एंगल आई बोल दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर उसी से परावर्तित हो गई है ना, तो उसी से हमने परावर्तित कर दी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या बना आपका एंगल आई, आपका एंगल आर के बराबर बना, और यही हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, देखो बोला जा रहा है झील हो गया या फिर तालाब हो गया, उसमें आसपास जो पेड़ होते हैं, इमारतें होते हैं, उनकी वस्तुओं के प्रवर्तन देखने को मिलते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जो परावर्तन है वो हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि उसका प्रतिबिंब हमारे पानी में बन रहा है।
ये किस बात का उदाहरण है? साथियों, ये प्रकाश के परावर्तन का एक साक्ष्य उदाहरण है। नेक्स्ट है, सूची छिद्र प्रतिबिंब तब संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे, यानी कि अगर किसी झरोखे से प्रकाश को निकाला जाए तो ये तभी संभव होगा जब प्रकाश हमारी सीधी रेखा में गमन करता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे कमरे में अगर छोटा सा कोई होल है ना, तो उससे आने वाली दरार से रोशनी अंदर आ जाती है। इसका मतलब सीधे तौर पर कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश अपने कणों से मिलकर बना है, इसीलिए तो हम प्रकाश को देख पा रहे हैं। तो वही चीज आपको बताई जा रही है कि लार्ज अपर्चर किस बात को शो करता है? लो लेवल ऑफ डिफ्लेक्शन को शो करता है, जबकि स्मॉल अपर्चर हमारा हाई लेवल ऑफ डिफ्लेक्शन को शो करता है, यानी कि उसका जूम वर्जन उतना ही क्लियर होगा, जो कि जनरली हमारे कैमरे में प्रयोग किया जाता है। चलेंगे साथियों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, अनअकैडमी यूपीएससी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को और बेटर बनाने के लिए आप लोगों को कुछ नए फीचर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि ऑफलाइन की रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विक रिवीजन मॉड्यूल, आंसर इवैल्यूएशन एंड इंटरव्यू गाइडेंस। मेरे जितने भी साथी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गाइज आप लोग इन बेटर फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लीजिए, और मैक्सिमम डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट हो तो मेरा रेफरल कोड आप याद रखिएगा, जो कि है श्रेया 10। साथियों, मैंने आपसे बोला कि जो सूची छिद्र होते हैं वो कैमरे से सूर्य की तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों और वस्तुओं में भी आसानी से देखे जा सकते हैं। जैसे कि हमारी जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं, उनमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ सारांश देख लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या बातें डिस्कशन में कर ली हैं। पहला है आपका कि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देती हैं, है ना। इसका मतलब एक छाया बन जाती है। नेक्स्ट है, पारदर्शी वस्तुओं को अपने जो प्रकाश होता है उसको अपने से बाहर जाने देती हैं, आर पार निकलने देती हैं, तथा हम इनकी दूसरी ओर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, इसीलिए इनको पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कुछ वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को अपने में से होकर जाने देती हैं, और ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जब हम प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रखते हैं तो छाया बन जाती है। उसका कारण मैं आपको बता चुकी हूँ, क्यों? क्योंकि प्रकाश आर पार नहीं जा पाता। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा उसका उपयोग सूरज तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में भी किया जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसका अपर्चर बिल्कुल डिफ्लेक्टेड नहीं होगा, यानी कि हम अगर सूची छिद्र से निकालेंगे तो अगर बड़ा छिद्र होगा तो हाई डिफ्लेक्शन होगा, छोटा छिद्र होगा तो लो डिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट है, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब देते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। और उसके दो नियम भी होते हैं। एक होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। दूसरा होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ना। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। ये बात एकदम सही है। जो हमारे प्रतिबिंब होते हैं वो आपकी छाया से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमको देखने में एकदम आभासी चेहरा दिखाई देता है, जबकि प्रतिबिंब जब छाया बनती है तो एक काले रंग की परछाई दिखाई देती है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि ये फोटोन के रूप में ट्रैवल करता है ना। चलें, तो गाइस ये था आपका पूरा टॉपिक। जाने से पहले अनअकैडमी आप लोगों को एनसीईआरटी का कोर्स भी दे रहा है, जो कि मात्र 499 रुपए का आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप इसमें भी इनरोल करना चाहो तो गाइस कर लीजिएगा, क्योंकि अनअकैडमी के जब आप इस कोर्स में इनरोल करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में साथियों एक चीज और है जो कि आपको देख लेनी चाहिए।
अनअकैडमी आप लोगों को ऑप्शनल कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि जुलाई का ऑप्शनल कार्निवाल दे रहा है। अगर आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है या फिर आप बिगिनर्स हो, आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करना है, तो आप इस कोर्स के साथ इनरोल करके अपने ऑप्शनल का चुनाव कर सकते हो और वहीं पर तैयारी को भी शुरू कर सकते हो। साथ में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मेरा रेफरल कोड है श्रेया 10, आप इसे लगाना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथियों अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के सभी विद्यार्थियों के लिए नए फीचर्स लेकर आया है, जहां पे आपको ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड की जा रही है, क्विक रिवीजन मॉड्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है, आंसर इवैल्यूएशन और इंटरव्यू गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो मेरे जितने भी साथी हैं जिनको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, आप मेरा रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है श्रेया 10। अनअकैडमी 26 जुलाई तक आप सभी को यूपीएससी के बैचेस 2025 के लिए दे रहा है, जिसमें अचीवर्स बैच, समिट बैच और शिखर बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। गाइस, इसमें भी अगर आप इनरोल करना चाहो तो अभी वक्त है, जल्दी से इनरोल कर लो। मेरा रेफरल कोड है श्रेया 10, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर देगा। तो गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। प्रकाश से संबंधित कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट करके अपनी डाउट पूछ सकते हो, मैं खुद आपके सवालों का जवाब देने आऊंगी। साथ में साथियों अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो मेरा रेफरल कोड है श्रेया 10, आप इसे लगाना मत भूलिएगा। साथ में अगर आप मेरे साथ पर्सनली कम्युनिकेट करना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल का नाम है श्रेया मैम, आप इसे फॉलो कर लीजिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज 11 बजे मैं यहाँ पर लाइव आती हूँ, तो लाइव सेशन को इनरोल करने के लिए ज्वाइन करना ना भूलें अनअकैडमी एप्लीकेशन और फॉलो करें मेरा प्रोफाइल श्रेया मैम। इसी के साथ गाइस अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल।